नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और इतने हमले किए गए हैं हिज़्बुल्लाह की जानब से कि इसराइल का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। अभी कुछ देर पहले उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाहों पर हमले किए गए हैं और पूरे बॉर्डर पर तमाम जगहों पर 130 किलोमीटर का बॉर्डर है, तमाम जगहों पर क्लैशेस जारी हैं और दर्जनों की तादाद में इसराइलियों की आज हलाकतें हुई हैं और इसराइली मीडिया के मुताबिक आज का दिन उनके लिए सबसे भारी था और इसीलिए अब इसराइली आर्मी सबसे एक भारी और खौफनाक हमले की तैयारी कर रही है वापस लेबनान पर। तो जंग बहुत बड़े स्केल पर इस वक्त जा चुकी है और इसके साथ साथ जापान की एंट्री हुई है और जापान ने फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम का मुतालबा कर दिया है। जी हाँ, जापान जो कि सबसे एक बड़ा इत्तेहादी समझा जाता है इसराइल का, अमेरिका का, उसने अब फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का मुतालबा कर दिया और ये कहा है कि हम इसके लिए आगे बढ़ने को और इसमें किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका जो कि एक बड़ा इत्तेहादी था, उसने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा सामने रख दिया है। तो ये अहम तरीन तफसीलात हैं। गजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, पिछली वीडियोस में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह टैंक्स हॉस्पिटल्स के करीब पहुंच चुके हैं और हॉस्पिटल्स के बाहर लाशें ही लाशें पड़ी हैं और उनको दफनाने वाला कोई नहीं है। अभी इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, जो डिफाइनिंग मोमेंट है गजा का, कि अगर अभी इंटरव्यू नहीं किया जाता तो हज़ारों शहादतें हो सकती हैं, हज़ारों इंजर्ड जो इस वक्त अस्पतालों में हैं, अगर अभी उनको मदद ना पहुंची तो वो सब शहीद हो सकते हैं। वहां पर क्या हालात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिज़्बुल्लाह के हवाले से बात कर लेते हैं। आज का दिन, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 37 दिन हो गए हैं और आज का दिन सबसे डेडलीस्ट कहा जा रहा है इसराइल की जानिब से। आज के दिन सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं और अभी जो कुछ देर पहले सबसे बड़े हमले हुए हैं वो हाइफा, एकर, शलूमी और नहारिया, ये बिल्कुल साहिल समंदर पर इनकी अहम बंदरगाहें हैं। हाइफा सबसे अहम बंदरगाह है यहाँ पर और फिर नहारिया पर, एकर पर और शलूमी, यहाँ पर हमले किए गए हैं रॉकेट से, मिसाइल से और यहाँ पर मेजर डिस्ट्रक्शंस हुई हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक आज उनके 23 फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। सिर्फ जो हिज़्बुल्लाह के अटैक्स हैं, गजा की हम बात नहीं कर रहे, जो हिज़्बुल्लाह ने अटैक्स किए हैं यहाँ गोलान हाइट से लेकर पूरे बॉर्डर पर और फिर ये जो हाइफा बंदरगाहों पर हमले हुए हैं, 23 उनके फौजी मारे गए हैं और बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं। और इससे पहले कल जो स्पीच हुई थी हिज़्बुल्लाह के सरबराह की, उन्होंने कहा था कि इसराइल ने ये माना है कि 325 के करीब उनके जो फौजी हैं ज़ख्मी हालत में वो अस्पतालों में लाए गए हैं और ये ज़ख्मी किससे हुए, हिज़्बुल्लाह के अटैक से। और आज सबसे बड़ी तादाद में 23 इनके फौजी हलाक हो चुके हैं। अब मैं आपको बड़ा ही हैरत अंगेज़ वो नक्शा दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि लड़ाई किस हद तक बढ़ चुकी है। और ये नक्शा किसी आम इदारे का नहीं बल्कि वाशिंगटन इंस्टीट्यूट का है। अब ये आप वो नक्शा देखिए, बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि पूरी जंग का ओवरऑल पिक्चर क्या है। ये वो सारे एरियाज हैं जहां पर अटैक्स किए गए हैं। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी जगह 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर का ये बॉर्डर बनता है लेबनान और इसराइल का, तो पूरे बॉर्डर पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर अटैक्स ना किए गए हों। तो परसों हिज़्बुल्लाह ने भी ये कहा था कि पूरी जो तमाम लोकेशंस है बॉर्डर्स के साथ साथ वहां पर हम हमले कर रहे हैं। तो आज वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ने ये जारी किया मैप और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हिज़्बुल्लाह पूरे बॉर्डर पर एक बड़े स्केल की जंग छेड़ चुका है और कोई भी चीज अब बाकी नहीं बची है कि जहां पर क्लैशेस ना हो रहे हों। आज जो हिज़्बुल्लाह ने हमले किए हैं उनके साथ साथ वीडियोस भी जारी की हैं। एक जो बड़ा हमला हुआ वो इनके बिल्डोजर, उसका जो क्रू था उस पर हुआ गाइडेड मिसाइल के साथ और हिज़्बुल्लाह के मुताबिक जो क्रू है उसकी भी कैजुअलिटीज हुई और जो बिल्डोजर है वो वीडियो में ही वाज़ेह तौर पर तबाह होता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ जो एक और बड़ा अहम अटैक किया गया पोस्ट के साथ साथ, जो इसराइली आर्मी है वो स्पाई डिवाइसेस लगा रही थी, सर्विलेंस के लिए डिवाइसेस लगा रही थी और वहां पर टारगेट किया गया। ना सिर्फ वो डिवाइसेस उन्होंने उड़ा के रख दी बल्कि जो वहां पर फौजी मौजूद थे उनको भी उन्होंने निशाना बनाया और वो भी हलाक हो गए। फिर गैदरिंग ऑफ इन्फेंट्री, जहां पर उनके फौजी मौजूद थे वहां पर निशाना बनाया गया और उनके हलाकतें हुई और बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए हैं। फिर इसमें बड़ी अहम बात आप ये समझिए कि आज ही
जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो गोलान हाइट्स गए थे और यहाँ पर जाकर उन्होंने असेसमेंट की थी और हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर तो तुम्हारे हमले नहीं रुके तो हम बेरूत यानी लेबनान के दारुल हुकूमत को भी गजा जैसा बना देंगे, गजा जैसा इसको मिलिया मेट कर देंगे। और उसके जवाब में इतने ज्यादा हमले किए गए हैं, यानी उनकी धमकी का उन्होंने जवाब जो है वो एक्शन के साथ दिया है। फिर आप ये इस्राएली मीडिया की चीखें सुने, वो कह रहे हैं कि आफ्टर द वार्निंग दिस वाज द मोस्ट वायलेंट डे, कि ये वार्निंग के बाद इतना वायलेंट डे था हमारे लिए। फिर वो कहते हैं कि दे अटैक्ड हाइफा एंड अदर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। डिफेंस मिनिस्टर को इस्राएली मीडिया कह रहा है कि उन्होंने इतने हमले कर दिए हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फिर उन्होंने कहा कि द गिवन रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड, कि जो तुमने हिजबुल्लाह को रेड लाइन दी थी वो तो कब की क्रॉस हो चुकी है, तो आप क्या कर रहे हो। फिर इसमें बड़ी अहम चीज ये सामने आई है कि बॉर्डर के साथ साथ जो उनके शहरी हैं उनको फोर्टिफाइड प्लेसेस मुराद होता है कि इमरजेंसी के लिए उन्होंने ऐसी महफूज जगह बना रखी होती हैं, चाहे आप बंकर कह लो, जेर ज़मीन जगह आप कह लो, तो उनमें अब उनके शहरी पूरे बॉर्डर के साथ जो है वो जेर ज़मीन उनको भेज दिया गया, या जो भी उनकी हिफाजती जगह उन्होंने बना रखी थी अब वहाँ पर भेज दिया गया। बल्कि ये जो नहारिया के साथ तो उन्होंने अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स भी बना रखे हैं सिर्फ इसी जंग की सूरत हाल के लिए। और अब बताया जा रहा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से एक्टिव हो चुके हैं और अब जो सारा इलाज है वो उन्हीं अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है। जो उनके फौजी जख्मी हो रहे हैं उन्हें जो अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स हैं जो कि खास तौर पर जंग के लिए बनाए जाते हैं उनमें लाया जा रहा है। और इसके बाद इस्राएली मीडिया ही की तरफ से ये खबर सामने आई है कि आज रात इस्राएली आर्मी बहुत ही खौफनाक हमले की तैयारी कर रही है लेबनान पर। ये जो उन पर अटैक्स हुए हैं इस सब का जवाब दिया जाएगा। तो उनकी आर्मी, उनकी फिजाइया बड़े हमले की तैयारी कर रही है। तो अगर ये हमला होता है और वो रिस्पॉन्ड बैक करते हैं तो फिर सोचिए कि बात कहां तक जाएगी, जब हिजबुल्लाह पहले ही कह चुका है कि आप हमारा जितना नुकसान करेंगे हम उससे डबल आपका नुकसान करेंगे। और ये भी जो उन्होंने हमले किए हैं वो पहले इसराइल की तरफ से एक्शन किया गया था और उसके रिएक्शन उनकी तरफ से आया था। तो अगर अब फिर इसराइल उन पर हमला करने जा रहा है तो फिर कल के दिन ये मामलात इससे भी आगे जा चुके होंगे। लेकिन ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त भी जंग जो है वो बड़े स्केल पर छिड़ चुकी है। जैसे मैंने आप सबको मैप से दिखा दिया कि कोई जगह बची नहीं है बॉर्डर के साथ साथ जहां पर हमले ना किए जा रहे हैं। और अब तो समुद्र से भी यानी उनके बंदरगाहों पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब जरा जापान के हवाले से बात कर लेते हैं। जापान जो कि अहम तरीन इत्तेहादी है मगरिब का, इसराइल का, और अभी G7 मीटिंग हुई थी जापान में। ईरान को वार्न किया था कि आप जंग में शामिल ना हो वगरना आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, और ईरान ही है जो जंग चाहता है। तो अब वही जापान, उनके 2 दिनों में बयानात बदल गए हैं और सबसे अहम बात जो उनकी तरफ से सामने आई है कि उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन का मुतालबा सामने रखा है। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ साथ फ़लस्तीन की भी आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। अब ये आलमी सतह पर, सिफारती सतह पर मुकम्मल तौर पर हार है इसराइल की कि अगर उनका सबसे करीबी तरीन इत्तेहादी ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए, तो ये फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी फतह है कि वो जो मुखालिफ थे उनके अब वो भी फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। और ये आप जैसे देखिए कि 2 स्टेट सॉल्यूशन अपीयर्स मोर डिस्टेंट देन एवर, के पूरी तारीख में पिछले 75 सालों में जब से इसराइल कायम हुआ है कभी भी इतना आलमी सतह पर इतना प्रेशर नहीं था फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के लिए जितना अब क्रिएट हो गया है। और सबसे अहम बात आप ये समझिए कि ये प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है और ये इत्तेहादी जो हैं वो क्यों कहने पर मजबूर हुए हैं कि हाँ भाई फ़लस्तीन भी आज़ाद करो। उसकी वजह नाज़रीन आप ये समझिए कि इनको फ़लस्तीन के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। असल बात यह है कि इस हमले के बाद और इसराइल की सिक्योरिटी फेलियर के बाद, जो कि बड़ा पावरफुल बनता था और बड़ा उसने रोब और कायम कर रखा था, इस हमले के बाद वो एक्सपोज हुआ है। और उनके इत्तेहादियों को भी समझ आई है कि अगर यहाँ पर अमन नहीं होता, अगर फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता तो अमन नहीं होगा, अगर अमन नहीं होता तो फिर इसराइल भी महफूज नहीं है, और अगर इसराइल महफूज नहीं है तो मिडल ईस्ट में जो उनके मफादात हैं उनको नुकसान होगा। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें अमन चाहिए, आप फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत करो ताकि इसराइल जो है वो सिक्योर हम कर सकें, इसराइल को कोई ख़तरा लाहक ना हो। जब तक फ़लस्तीन कायम नहीं होगा इसराइल को उसी तरह से ख़तरा रहेगा, और जिस तरफ जंग जा रही है ये तो इसराइल के वजूद को ज़्यादा ख़तरा लाहक हो रहा है। तो इसलिए अब ये तमाम इत्तेहादी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले जापान में
खुद ब्लिंकन ने भी कहा, और जब वो प्रेसिडेंट से मिलने गए फलस्तीन के, वहां पर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपकी 2 स्टेट का जो है वो उसको मानते हैं और ये होनी चाहिए। और अब जापान भी मैदान में आ चुका है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इसराइल को महफूज करने के लिए, यानी ये जो मज़ामती तहरीक ने इतना बड़ा हमला किया है और उसकी कामयाबी ये निकल कर सामने आई है कि दुनिया को अब समझ आ गई है कि इसराइल को महफूज करने के लिए फ़लस्तीन को महफूज करना ज़रूरी है। इसराइल को बचाने के लिए फ़लस्तीन की रियासत कायम करना बहुत ज़रूरी है। वगरना जैसे लेबनान आ गया, यमन आ गया, शाम आ गया, इराक आ गया, कल को ईरान भी आएगा, तुर्की भी आएगा, तो इनसे इसराइल नहीं लड़ सकता। ये असल बात है। अब जरा आगे चलिए। पूरी दुनिया से प्रेशर इसराइल पर बढ़ता चला जा रहा है। साउथ अमेरिका की कंट्रीज अपने डिप्लोमेट वापस बुला चुके हैं, यूएन बड़ी तनकीद कर चुका है, और अब साउथ अफ्रीका जो एक बड़ा इत्तेहादी है उनकी जानब से ये बात सामने आई है। उन्होंने ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ये मुतालबा रखा है कि नेतन्याहू के वारंट, अरेस्ट वारंट ये जारी किए जाने चाहिए। नेतन्याहू इस सारे कत्लेआम का जिम्मेदार है। जिस तरह से बच्चों के साथ जो हुआ, औरतों के साथ हुआ, सिविलियंस की इस वक्त 15,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, तो इस सब का जिम्मेदार जो है वो नेतन्याहू है। और उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, गवर्नमेंट के लेवल पर, रियासत के लेवल पर वो फ़लस्तीन के सिविलियंस को बचाने के लिए जाएगा, और नेतन्याहू को अरेस्ट करना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। और जब भी वॉर क्राइम का मुकदमा चलता है तो ये ज़हन में रखिए कि उस शख्स को फिर फांसी होती है। जो आप क्राइम कमिट करते हैं, जो जंगी जराइम करते हैं, उसके नतीजे में ये सबसे बड़ी सज़ा जो है वो उसको दी जाती है। तो ये साउथ अफ्रीका अब कह रहा है कि उसको गिरफ्तार करो और उसके खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाओ। और इसके अलावा जो दुनिया की बड़ी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, वो बार बार कह चुका है कि यहाँ पर जंगी जराइम हो रहे हैं, इसराइल ये कर रहा है और इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। डेफिनेटली आज नहीं भुगतेगा, 6 महीने नहीं भुगतेगा, 2 साल में तो ये भुगतनी पड़ेगी। ये जो कुछ इनकी जानिब से हो चुका है, अब इसका खमियाजा इन्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। अब ज़रा आखिर में गज़ा की बात कर लेते हैं। वहाँ पर निहत्ते लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो रोज़ बरोज़ उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। और पिछले 2 दिनों से जो मुकम्मल महवर और मरकज़ है वो हॉस्पिटल बने हुए हैं। शायद ये इसराइल की पहले दिन से स्ट्रैटेजी थी कि हॉस्पिटल्स पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर ज़ख्मियों को इवैक्यूएट करना है, सबको वहां से निकालना है, ताकि देखें जब आप हमला होता है, बम गिरता है, तो आपके पास एक उम्मीद होती है कि हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, शायद आप सरवाइव कर जाएं। लेकिन जब हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे तो फिर वो जो ज़िंदगी की उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त सबसे अफसोसनाक खबर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अल शिफा हॉस्पिटल, जो कि गज़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। पिछले 4 दिनों से हम बार बार अपील कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है, वो शटडाउन किसी भी लम्हे हो सकते हैं। ये तमाम हॉस्पिटल बैकअप जनरेटर पर चलते रहे, कोई सोलर पैनल पर चलता रहा, फिर इनके सोलर पैनल उड़ा दिए गए, और अब अल शिफा जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। और जो इनके टैंक्स हैं वो बिल्कुल अल शिफा के करीब पहुँचे हुए हैं। इनके स्नाइपर्स ने सामने जो है वो पोजीशंस ले रखी हैं, और इस सराउंडिंग की वजह से, इस मुहासरे की वजह से अल शिफा मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो गया था, कोई मदद अंदर नहीं जा पा रही थी। तो इस वजह से उसकी जो सारी सर्विसेज हैं ट्रीटमेंट की वो ख़त्म हो गई हैं, और वहाँ पर इस वक्त हज़ारों ज़ख्मी मौजूद हैं। तो उनकी शहादतों का, उनकी जान से जाने का इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है। इस वक्त पूरे नॉर्थ में जिसकी आबादी 10 लाख के करीब थी, उसमें अब सिर्फ एक हॉस्पिटल है, अल अहले हॉस्पिटल, वो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल है, और ब्लड वहाँ पर भी ख़त्म हो चुका है। यानी अगर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल अहल हॉस्पिटल में है। इसके अलावा इंडोनेशियन अल कुदस, फिर आपका अल शिफा सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बाकी तमाम हॉस्पिटल नॉर्थ में बंद हो चुके हैं, और इन सब में हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी मौजूद हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि जो पेशेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर इनकी आर्मी जिन हॉस्पिटल्स पर पहुंची है, यानी कोस्टल लाइन के साथ ही अभी तक सिर्फ ये पहुंचे हैं, तो जिन हॉस्पिटल का ये घेरा कर चुके हैं वहाँ पर फोर्सफुली पेशेंट्स को निकाला जा रहा है, उनको गलियों में और सड़कों पर धकेला जा रहा है। और कुछ माजूर हैं, कोई जो है वो अपनी आखिरी सांसें लड़ रहे हैं, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, उनको भी उठा कर ज़बरदस्ती जो है वो इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो वहाँ से बार बार डॉक्टर्स दुनिया के लीडर्स को अपील कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि फिल फॉर इंटरवीन करें। देखिए, आप यहाँ पर अहम बात ये समझें कि
प्रेशराइज करके इसराइल को, सिविलियंस को बचाना बहुत ज़रूरी है। जंग से ये नहीं बच सकते आप। अगर बाकी मुल्क यानी अगर तुर्की, ईरान जंग छेड़ देता है तो वो एक ओवरऑल आज़ादी की जंग होगी। वो ये नहीं होगा कि फ़लस्तीन को, इसराइल को यहाँ से पीछे हट जाएगा। यहाँ से वो पीछे सिविलियंस को मारने से सिर्फ उसी सूरत में हटेगा जब वो खुद चाहेगा। और वो खुद कैसे चाहेगा? या तो अपनी मर्जी से चाहेगा या फिर उसको प्रेशराइज करके हम मनवाएंगे। तो इसीलिए जब तक दुनिया के लीडर्स इसमें इंटरवीन नहीं करते और दुनिया के लीडर पर प्रेशराइज डालने के लिए इस्लामी दुनिया का, अरबों का प्रेशर आना बहुत ज़रूरी है। तो वो जाकर इसराइल को प्रेशराइज करेंगे और रोकेंगे इस सिविलियंस कैजुअलिटी से। जैसे आज साउथ अफ्रीका कह रहा है कि भाई इसका अरेस्ट वारंट जारी करो, बाकी साउथ अफ्रीका के कंट्रीज आ रहे हैं, अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जंग छिड़ेगी ना, वो हतमी हल होगा, वो एक फैसला कुन मार्का होगा इनकी आज़ादी का, सिविलियंस को बचाने का नहीं होगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो मेरी टॉप प्रायोरिटी सबसे ये है कि सिविलियंस को फ़िलहाल बचाना चाहिए। और सिविलियंस की जो जानें हैं, बच्चे 5000 के करीब बच्चे इस वक्त जान से जा चुके हैं। औरतें कितनी अपनी जान, हज़ारों के हिसाब से अभी तक मलबे में वो दबे हैं। तो इनको सिक्योर करना इस वक्त सबसे ज़रूरी है। जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, 200 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, वहाँ से उनके घर छीने जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो शहरी आते हैं, उनको मार भी जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी, उनके घर छीन रहे हैं। तो इस चीज़ को सेव करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लेकिन गज़ा डिफाइनिंग मोमेंट पर खड़ा है। कल से हम आपको बता रहे हैं कि फिल फॉर इंटरवीन होना चाहिए, मदद पहुँचनी चाहिए, एड वहाँ पर जानी चाहिए, मेडिसन, खुराक और पानी वहाँ पर पहुँचाना चाहिए, वगरना बहुत बड़ा एक ह्यूमन डिज़ास्टर आ सकता है। तो ये सारी अहम तरीन तफसीलात थी आपके साथ शेयर की। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।